आज हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं, दुनिया के सबसे कमाल के डॉक्यूमेंट्स में से एक के बनने की कहानी। और वो है भारत का संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो एक नए देश की पूरी आत्मा को गढ़ने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ कोई कानून की किताब लिखने जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे देश की पहचान बनाने की बात थी जो सदियों की गुलामी के बाद पहली बार अपनी सांस ले रहा था। ये काम कितना बड़ा था, कितना मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा लगता था, है ना? तो फिर इस बड़ी चुनौती को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर के माहौल को महसूस करना होगा। ये कोई शांत समय नहीं था, बल्कि इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां सब कुछ दांव पे लगा था। सदियों की गुलामी के बाद, हाँ, आजादी की सुबह तो हुई, लेकिन ये सुबह अपने साथ कई बड़ी और मुश्किल चुनौतियां भी लेकर आई थी। मतलब एक तरफ उम्मीद थी और दूसरी तरफ डर, दोनों का एक मिला जुला सा दौर था वो। और देखिए जरा इन चुनौतियों को। देश बंटवारे के जख्म से जूझ रहा था। 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं जिनको भारत का हिस्सा बनाना था। समाज में जाति और वर्ग के नाम पर इतनी गहरी खाई थी, और इन सबके ऊपर गरीबी और करोड़ों लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। सवाल तो यही था कि इतने अलग अलग लोगों के लिए एक कानून, एक संविधान आखिर कैसे बनेगा। तो इन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए भारत ने अपने सबसे काबिल, सबसे बेहतरीन लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। और ये कोई मामूली कमेटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सभा थी जो सच में पूरे भारत की तस्वीर दिखाती थी। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, अलग अलग सोच के, अलग अलग इलाकों के, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था। यहां जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इस सभा की डाइवर्सिटी। मतलब अनुभवी नेता, कानून के बड़े बड़े जानकार, विद्वान, समाज सुधारक, सब एक छत के नीचे। और इसी वजह से ये पक्का था कि हर किसी की बात सुनी जाएगी, हर नजरिए को समझा जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटीज के हक की बात हो या केंद्र और राज्यों के बीच पावर बंटवारे का मुद्दा हो। तो सवाल ये है कि इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया कैसे? जाहिर है ये कोई आसान या झटपट होने वाला काम तो था नहीं। ये सफर शुरू हुआ था दिसंबर 1946 में। सोचिए, देश की आज़ादी से भी पहले। फिर अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और उसके बाद लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत लगी, जिसके बाद नवंबर 1949 में जाकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। हाँ, इतना वक्त लगा। ये नंबर बस एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि इस काम के पीछे कितनी लगन और मेहनत थी। ये सिर्फ कागज तैयार करना नहीं था, ये एक पूरे देश की बुनियाद रखने जैसा था। और जरा इस पर भी नजर डालिए कि ये काम कितना बारीकी से किया गया। कुल 11 सेशंस हुए, करीब 7,600 अमेंडमेंट्स मतलब बदलाव प्रपोज किए गए, और उनमें से लगभग 2,400 पर तो जमकर बहस हुई। मतलब संविधान के हर एक शब्द को तोला गया था, परखा गया था। अब इतने बड़े और पेचीदा काम को एक दिशा देने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप की जरूरत थी। और वो लीडरशिप दी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उनकी ये बात आज भी कितनी सही लगती है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोग सही ना हों। मतलब असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो उसे लागू करते हैं। और उनका काम करने का तरीका भी देखिए, कितना सिस्टमैटिक और डेमोक्रेटिक था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहले एक ड्राफ्ट बनाया, फिर उसे आम लोगों की राय जानने के लिए पब्लिक किया गया। सोचिए, और उसके बाद हर छोटे बड़े बदलाव पर असेंबली में घंटों बहस हुई, तब जाकर कहीं फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। तो सवाल यह है कि इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? जो नतीजा निकला वो सिर्फ कानून की एक किताब नहीं थी, नहीं, वो एक सपना था, एक नए, मॉडर्न और तरक्की करने वाले भारत का सपना। इसका मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं था, बल्कि पूरे समाज में एक बदलाव लाना था। और यहां हम देख सकते हैं कि वो सपना हकीकत में कैसे बदला। संविधान की प्रस्तावना, जिसे उसकी आत्मा भी कहते हैं, उसमें बड़े बड़े आदर्शों की बात है, जैसे न्याय, आज़ादी, बराबरी। और फिर संविधान के अंदर उन आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कानून बनाए गए। तो ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं थीं, बल्कि उन बातों को सच करने का एक पूरा प्लान था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949,
जब संविधान सभा ने इस ब्लूप्रिंट को अपनाया और इसे भारत के लोगों को सौंप दिया। आज 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये दस्तावेज आज भी भारत को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना कि एक दस्तावेज जो इतने साल पहले लिखा गया था वो आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है, और इसे हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।